अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान सुल्तान और आप देख रहे हैं तब्दीली का सफर। नाज़रीन, अमेरिका पाकिस्तान को नीचा दिखाने और दबाव में लाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। अमेरिकी महकमा खारजा की जानिब से जारी किए गए बयान में ऐलान किया गया था कि बैनुल-अक़वामी एक्ट बराए मजहबी आज़ादी 1998 के तहत पाकिस्तान समेत ईरान, सऊदी अरब, चीन, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, सूडान, बर्मा, एरिट्रिया और शुमाली कोरिया के नाम मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों पर खुसूसी तशवीश वाली फहरिस्त में शामिल किए जा रहे हैं, जिसका मकसद अक़लियतों से रवा रखे जाने वाले सलूक पर दबाव बढ़ाना है। इस फहरिस्त के सामने आने के बाद यह कहा जा रहा था कि पाकिस्तान पर मुआशी पाबंदियां लग सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका को बरवक्त भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ने मजहबी आज़ादी की पामाली के हवाले से अमेरिकी इल्ज़ाम पर मबनी रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया और उसे यकतरफा और सियासी जानिबदारी पर मुश्तमिल रिपोर्ट करार दिया। पाकिस्तान ने सीनियर अमेरिकी हुक्काम को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज किया और एहतजाजी मरासला भी थमाया, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान में अक़लियतों को आइन के मुताबिक तमाम तर मजहबी आज़ादी हासिल है, जबकि भारत में अक़लियतों के साथ सलूक को नज़रअंदाज किया गया। अमेरिका मकबूजा कश्मीर में मजालिम को कैसे नजरअंदाज कर सकता है? पाकिस्तान के सख्त रद्द-ए-अमल के बाद आलमी मजहबी आज़ादी के हवाले से अमेरिकी सफीर सैम ब्राउनबैक ने बताया कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने पाकिस्तान से मुताल्लिक़ इस्तिस्ना जारी कर दिया है, जिसके बाइस पाकिस्तान तशवीश ममालिक पर आयद मुआशी पाबंदियों से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। सैम ब्राउनबैक ने कहा कि पाकिस्तान को इस्तिस्ना देना अमेरिका के अहम कौमी मफाद में है। अमेरिका ने एक जानिब एक इल्ज़ाम लगाया और फिर खुद ही अपने कौमी मफाद में पाकिस्तान को मुआशी पाबंदियों से इस्तिस्ना दे दिया, लेकिन इस इल्ज़ाम ने कई सवालात को जन्म दिया, जैसे क्या अमेरिका को भारत में अक़लियतों पर होने वाले मजालिम दिखाई नहीं देते? मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम किसी से ढके छुपे नहीं और भारत की दीगर रियासतों में तो गाय के नाम पर गांव के गांव उजाड़ दिए जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि अमेरिका को तमाम खराबियां सिर्फ पाकिस्तान में ही नजर आती हैं और हर मामले में भारत को क्लीन चिट मिल जाती है? क्या यह सब कुछ एक ग्रेट गेम का हिस्सा है, जिसके तहत पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर इंतशार की तरफ धकेलना है? क्योंकि पाकिस्तान खित्ते में एक अहम मुल्क है और इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन खासतर सीपैक के बाद से और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही है और यकीनी तौर से भारत के लिए ये किसी तौर भी पाकिस्तान को खुश देखना मंजूर नहीं और अमेरिका एक बड़ी मंडी होने के नाते, एक बड़ी मंडी होने की वजह से भारत को नाराज करने की पोजीशन में नहीं। इसीलिए जब बीबीसी के प्रोग्राम हॉट टॉक में मेजबान ने वजीर खजाना असद उमर से सीपैक और बलूचिस्तान के हवाले से सख्त सवाल किया तो असद उमर ने बगैर किसी हीले बहाने, इंतहाई खुलकर, बगैर किसी लगी लपटी रख के भारत का नाम लिया। This is not anger of the people of Balochistan. These are activities of sponsored terrorists who receive training, funding, material from outside Pakistan. And is there a serious attempt to try and destabilize Balochistan and through that try and subvert CPEC? Of course there is. Led by India, of course. So is there terrorist intervention in Balochistan? Absolutely yes. What the people of Balochistan thought, there has been expressed through the free will of those people by electing a government of Balochistan which stands by CPEC, which wants greater engagement of CPEC in their province. वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान किसी भी बैनुल-अक़वामी फोरम पर अगर भारत को बेनकाब करता है तो इसका मतलब है कि हुकूमत पाकिस्तान खित्ते में खेले जाने वाले ग्रेट गेम को अच्छी तरह समझती है और अपने दुश्मनों और मुखालफिन का नाम लेने में कोई आर महसूस नहीं करती। और ये बात भी बतौर रियासत पाकिस्तान को मजीद मुस्तहकम करती है। इसीलिए वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरयार आफरीदी ने भी आज ये वाज़ेह पैगाम दिया कि रियासत पाकिस्तान बलूचिस्तान के अवाम के साथ खड़ी है और वो हुकूमती नुमाइंदा होने के नाते नाराज बलोचों को गले लगाने के लिए तैयार है। रियासत पाकिस्तान बलूचिस्तान के मेरे बलोची वो लोग जो पहाड़ों में बैठे हैं, जिनको माजी की हुकूमतों ने, माजी के हुक्मरानों ने उनको हक नहीं दिया, नया पाकिस्तान दोनों हाथ खोलकर उनको गले लगाकर उनका माथा चूमेगा इंशाअल्लाह।
सिर्फ यही नहीं, शहरयार आफरीदी ने एक कदम और आगे बढ़कर यह भी कहा कि वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा मंजूर पश्तीन को भी गले लगाने के लिए तैयार हैं। मंजूर पश्तीन है, पीजीएम है, कोई नाराज होता है, कोई खुश होता है, मैं मंजूर पश्तीन को गले लगाऊंगा और उसका माथा चूमूंगा। हमने सब पाकिस्तानियों को इज्जत देनी है। नाज़रीन, ये वही मंजूर पश्तीन है जिसकी कराची और बलूचिस्तान आमद पर पाबंदी है, और ये इस तंजीम का रहनुमा है जिसके बारे में अब से चंद रोज कबल DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने यह कहा था। PTM के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, मैंने उनकी जो 3 ओरिजिनल डिमांड्स थी उस पे जो ग्राउंड सिचुएशन है वो मैं आपको बताइए, ख्वाह वो CPs थी, ख्वाह वो माइंस थी या वो मिसिंग पर्सन थे, तो इनकी प्रोग्रेस और स्टेटस जो है वो आपको बता रहा है कि क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। ये तो रियासत की जिम्मेदारी है और रियासत खुद ब खुद कर रही है। अब आपने कहा एविडेंसेस, लेट दैट टाइम कम व्हेन वी विल चार्ज देम इफ दे क्रॉस दैट लाइन। तो हम अभी भी चाहते हैं कि हम इनके साथ पोलाइटली डील करें, लेकिन ये उस लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं जहां इनके साथ वही होगा जो कि रियासत अपनी रेट बरकरार करने के लिए रखती है, वो हम करेंगे। और नाज़रीन, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ कराची से मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद, लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर अनवार हाशमी ने, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी साहब, और पेशावर से हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ फरजाना अली ने, और क्वेटा से टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ मुजीब अहमद। आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तारिक चौधरी साहब, ये मजहबी आज़ादी की पामाली से मुतालिक खुसूसी तशवीश की फहरिस्त, इसमें पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान समेत ईरान, सऊदी अरब, चीन और शुमाली कोरिया का नाम इसमें शामिल है, और इन ममालिक पर अमरीका की मुमकिना पाबंदी। तो सऊदी अरब, चीन, शुमाली कोरिया, ये फहरिस्त जो है रिलीजियस फ्रीडम लिस्ट का मामला इन ममालिक में कितनी संजीदगी से लिया जाएगा जो इस वक्त फहरिस्त जारी हुई है? तारिक चौधरी साहब। मैं तो पाकिस्तान की बात करूंगा, चूंकि मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ और पाकिस्तान के शहरी के तौर पर मैं समझता हूँ कि आईने पाकिस्तान में जितनी जो फ्रीडम है और जितनी तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ को दी गई है शायद किसी और मुल्क में ना हो। पाकिस्तान में जो सियासी निज़ाम है, जो इक़्तिदार का सिस्टम है, उसमें अगर आप देखें कि यूनियन काउंसिल से लेकर सूबाई असम्बली तक और सूबाई असम्बली से लेकर कौमी असम्बली तक। तारिक चौधरी साहब, आपकी आवाज़ मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि हमारा मैं ये कह रहा था कि हमारा जो सियासी निज़ाम है और हुकूमती निज़ाम है उसमें जितनी नुमाइंदगी अक़लियतों की है शायद ही किसी और मुल्क में हो। यूनियन काउंसिल से लेकर कौमी असम्बली तक और सूबाई असम्बली से लेकर सेनेट ऑफ पाकिस्तान तक अक़लियतों की नुमाइंदगी है। अक़लियतें न सिर्फ कानून साज अदारों में शामिल हैं बल्कि वो फौज में और दीगर अहम अदारों में भी उनकी नुमाइंदगी है। तो ये तो कहना बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तान में अक़लियतें जो है उन पर दबाव डाला जाता है। इशू ये है कि अमेरिका का एक बहुत पुराना वसीला है, ये उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स हैं या MOUs हैं या जो चार्टर्स हैं, उनको वो दूसरे ममालिक पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करता है। अभी आपने देखा कि गुज़श्ता साल जो है वो FATF के हवाले से जो उन्होंने मुख्तलिफ दबाव डाले पाकिस्तान पर, टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से या मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, उसको भी उसने इस्तेमाल किया पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए। इस तरह जो यूनाइटेड नेशंस के मुख्तलिफ टेररिज्म के हवाले से उसके जो ऑब्लिगेशंस हैं उसको भी माजी में उसने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। अब उसने ये जो रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से है इसको भी उन्होंने इसी तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की है। अगर आप जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनका ख़त देखें और उसके बाद जिस तरह से ट्रंप ने पाकिस्तान को एंगेज किया है और जिस तरह से पाकिस्तान को वो एंगेज करके आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ वो कैरेट और स्टिक जो है उसकी पॉलिसी इस्तेमाल करते हैं कि एक तरफ तो वो दबाव डालते हैं और दूसरी तरफ जब मौका आता है तो उस दबाव को हटाकर वो कोशिश करते हैं कि उस मुल्क से अपनी मनपसंद शराइत बना सकें। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अब उस तरह का मुल्क नहीं है जिस तरह का माजी में हुआ करता था और कि वो उस तरह के दबाव में आ जाता था। पाकिस्तान ने बिल्कुल क्लियर किया है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि ये जो करतारपुरा का वाक़या है रिसेंट,
करतारपुर बॉर्डर की ओपनिंग की है, इससे बड़ी क्या मिसाल हो सकती है किसी मुल्क में, किसी मुल्क की जानिब से कि वो अपने मुल्क में बसने वाली अक़लियतों की और उसके जो हमसाया मुल्कों में लोग रहते हैं और जिनके मजहबी मकामात पाकिस्तान के अंदर है, उनके लिए फैसिलिटेट जितना पाकिस्तान करता है शायद ही कोई और मुल्क कर सकता हो। हमारा हमसाया मुल्क जो है भारत, उसमें सिर्फ कश्मीरियों की बात नहीं है, मकबूजा कश्मीर में तो जो कुछ होता है वो सबके सामने है, लेकिन जो कुछ वहाँ क्रिश्चियंस के चर्चों के साथ होता है, वहाँ जो कुछ सिखों के साथ होता है, वो तो सारी दुनिया के सामने है। जरा रखते हैं इस चीज को, बात खत्म कर लूं। फरजाना की तरफ, फरजाना बताइएगा। तारिक चौधरी साहब, इमरान साहब बात सुन लीजिए पूरी, इमरान साहब पूरा फिक्रा सुन लिया करें प्लीज, आप फिक्रा सुने बगैर। आपकी आवाज मुझे बाउंस भी हो रही है मुझे। जो जिस तरह से खुद हिंदू, जो हिंदुओं की एक हिस्सा है, जो दलित कम्युनिटी है, उसके साथ जो भारत में जो कुछ होता है, तो उसके बाद अगर भारत का नाम उस लिस्ट में नहीं आएगा तो फिर ये लिस्ट जो है ये मशकूक हो जाएगी। बिल्कुल, हम उसी तरफ आ रहे थे। फरजाना आपकी तरफ चलते हैं। जाहिर है कि क्या सूरत हाल है केपी में अक़लियतों के हवाले से बड़ा काम हुआ और जाहिर है कि ये जिस तरीके से इस वक्त ब्रीफ किया तारिक चौधरी साहब ने, आप भी यकीनी तौर से उससे मुत्तफिक होंगी? आई एम सॉरी, मैं उनकी आवाज़ सुन नहीं सकी, शायद कुछ तकनीकी मसाइल हैं, मैंने नहीं सुना कि उन्होंने क्या कहा है। लेकिन बहरहाल जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा की बात है तो कोशिश यकीनन बहुत अरसे से यही की जा रही है कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को मुमकिन बनाया जाए। गुज़श्ता जितनी भी हुकूमतें आई हैं, चाहे वो MMA के दौर में था, फिर उसके बाद ANP का था। ये मेरी आवाज़ मुझे ज़रा रिपीट हो रही है। अच्छा जी, आप जारी रखें। तो उस ज़माने में भी अगर आप देखें, या फिर खैबर पख्तूनख्वा की अगरचे गुज़श्ता हुकूमत थी या मौजूदा हुकूमत है, इसमें थोड़ा बहुत एक चीज़ हुई थी बीच में कि एक दो वाक़यात ऐसे हुए कि जिसमें सिखों का कत्ल हुआ था, या फिर गिरजाघर पर अगर आप देखें वो एक बहुत बड़ा खौफनाक और बहुत ही अंधोनाक सानिया था जब वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था। लेकिन ये ज़ाहिर है दहशतगर्दी की एक लहर थी जिसका वो शिकार हुए थे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो उनको मुकम्मल तौर पर मजहबी आज़ादी है और वो अब जब हम उस दहशतगर्दी के फेज से निकले हैं तो पिछले मैं 5-1 साल में देख रही हूँ तो बहुत मुतमईन अंदाज में वो अपने जो उनकी रसूमात होते हैं वो भी अदा करते हैं, चाहे वो गिरजों में है, चाहे वो गुरुद्वारों में है, चाहे मंदिरों में है। अगरचे आपने देखा कि वो थोड़ी सी लिमिटेड ज़रूर होती हैं क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न अभी भी है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई, इसलिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है उन दिनों में। इस लिहाज से अगर आप देखें ना तो हमारे अपने भी जो फिरके हैं, जैसे कि इस चीज़ को मतलब हम ये नहीं कह सकते कि चूंकि उनके मसाइल हैं तो इस वजह से ओवरऑल सिक्योरिटी की सिचुएशन ऐसी है कि जब मुहर्रम होता है या ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ होते हैं तो सारे ओवरऑल इस तरह की तकरीबात में यकीनन सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं और उसको हमें देखना पड़ता है। लेकिन मैं महसूस करती हूँ कि जो अक़लियतें इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में रहती हैं वो कम से कम मुतमईन हैं कि उनको मजहबी आज़ादी है और वो उनकी सिक्योरिटी के लिए भी हुकूमत भरपूर अंदाज में काम कर रही है। रफ़त सईद साहब, तारिक चौधरी साहब ने कहा कि जनाब ये अमेरिका के मुख्तलिफ टूल्स हैं जिन्हें वो इस्तेमाल करता है। इससे पहले हमने देखा कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी कुछ जो आपके ट्रीटीज होती हैं उसमें जो है वो पनिशमेंट नहीं होती, उसमें सजाए मौत नहीं होती, उसकी वो मुखालफत करते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है वो रखते हैं। अब ये ज़ाहिर है कि उसके साथ ईरान का नाम, फिर सऊदी अरब का, शुमाली कोरिया का यहाँ पे नाम, ये किस हद तक सीरियस आप इसे समझ सकते हैं कि ये कोई लिस्ट है और ये एक अमेरिका ने अपनी एक बना ली है डराने के लिए, धमकाने के लिए? इमरान ने बात बिल्कुल ठीक कही। आपने एक फिक्रा सुना होगा, एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि हाथी के पैर में सबका पैर। बहरहाल जब ज़रूरत पड़ती है, नज़रिया ज़रूरत के तहत, तो अमेरिका अपनी पॉलिसी बदल लेता है। इस मरतबा भी ऐसा ही हुआ है। अफगान वॉर में पाकिस्तान की ज़रूरत थी, तबीयत से उन्होंने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, फिर वॉर ऑन टेरर के नाम पर पाकिस्तान को इस्तेमाल किया और जनरल मुशर्रफ ने भरपूर तरीके से साथ दिया। अब एक मरतबा फिर उन्हें ज़रूरत पाकिस्तान की पड़ी है और मेरे ख्याल में हुकूमत की तरफ से ज़रा सख्त जवाब आया है जिसकी वजह से ये चीज़ देखने में आई है। अगर हम पहले ही
मामले में उनके सामने बिल्कुल हथियार डाल देते तो शायद इस तरह की गुफ्तगू ना होती अमेरिका की तरफ से, जो अब की जा रही है कि हमें रिलैक्सेशन दी जा रही है बहुत सारे मामलात में। और अब भी जब उनका मकसद पूरा हो जाएगा और जब उनके हम इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेंगे तो उसके बाद वो फिर हम पे सख्तियाँ, पाबंदियाँ, इस कस्म की बातें आने लगेंगी। बहरहाल इस मरतबा एक अच्छी बात ये हुई है कि हुकूमत की तरफ से चाहे और मामलात में, चाहे दाखिली मामलात में हुकूमत इस तरह से ट्रीट ना कर रही हो, उस तरह से डील ना कर रही हो जो सियासी सतह पर मामलात पाकिस्तान में चल रहे हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर जिस तरीके से डील किया गया उसी का ये असर है। और मुमकिन है कि आने वाले दिनों में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिनका कोई पता नहीं है कि वो किस वक्त क्या बयान दे दें, हो सकता है किसी दिन वो फ़ोन उठा के डायरेक्ट वज़ीर आज़म को फ़ोन भी कर लें और उन्हें अमेरिका की दौरे की दावत भी दे डालें। इस हद तक कोई भी चीज़ कयास नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। अनवार हाशमी साहब, जो बात हुई कि फौरी तौर पे जो है वो पाकिस्तान का इस्तिस्ना जो है पाकिस्तान को भी दे दिया गया और कोई मुआशी पाबंदी जो है वो नहीं लगेगी। बात हो रही है इस चीज़ की सीरियसनेस, इस लिस्ट की, और ऑन ग्राउंड ज़ाहिर के अभी तो हमने करतारपुर का बॉर्डर भी खोला, पाकिस्तान में अकलियतों को एक रिलीफ फराहम किया। इसके अलावा हमारे कोर्ट के बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात हुई है। ये चीज़ें नजर नहीं आई इस वक्त अमेरिका को। देखिए इमरान सुल्तान साहब, आप बार बार ये कह रहे हैं कि किस तरह संजीदा इसको लिया जा रहा है, तो आप मुझे 1 मिनट दें कि ये पेशरफ्त हुई है कि आज अमेरिकी कांग्रेस ने गूगल के चीफ एग्जीक्यूटिव को तलब किया है कि वो ये सफाई पेश करे कि पूरी दुनिया में जब सर्च इंजन में नापसंदीदा टॉपिक लिखा जाता है तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम क्यों आता है। गैर संजीदा अफराद की लिस्ट में टॉप पे ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड तलब किया गया है। तो एक तो वो संजीदगी का जवाब तो इससे आ जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह जो है ना ये चीज़ें कर रहे हैं। अब इसका 2 चीज़ों का मुझे दे मौका। एक ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में ये क्यों हो रहा है और ओवरऑल अमेरिका की हिस्ट्री में पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों होता रहा है। अब जो अमेरिका कहता है कि पाकिस्तान में इस्लामी तंजीमों को, इस्लामी सोच को कुचला जाए, वही जो है वो कई हवालों से मजहबी आज़ादी का मुतालबा कर रहा है। तो ये एक तजाद पाया जाता है। मसलन एक वर्ल्ड वाच तंजीम है जो कि यूएनओ के कई इदारों को भी अपनी ऑब्जर्वेशन पेश करती है, उसने इसको इस अंदाज में मुस्तरद किया है कि पाकिस्तान उन इस्लामी ममालिक में शामिल होता है जहाँ मजहबी अक़लियतें सबसे ज़्यादा हैं उन चंद ममालिक में, और उस लिस्ट में से ये पहला मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा मजहबी अक़लियतों को कम नुकसान पहुँचाया जाता है। अब मैं आपको मिसाल दूँ कि इसमें पाकिस्तान में ये सबसे ज़्यादा तो ईसाई कम्युनिटी है, तो उन ममालिक के लिस्ट में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें जो ईसाइयों की इबादत गाहें हैं वो सबसे ज़्यादा हैं और महफूज हैं, इनफरादी वाक़यात के से हट के बिल्कुल महफूज हैं। अब आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान बनने से लेके अब तक सिर्फ लाहौर में 40 यहूदी ख़ानदान रहते हैं जिन पर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई। हम पूरे इंटरनेशनल तज्जियों में यहूदी कम्युनिटी की बात करते हैं तो वो महफूज हैं। सिख कम्युनिटी की आपको मिसाल मिल गई है। हिंदू जो है पूरे सिंध में बड़े सुखी हैं और कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, कोई इनफरादी वाक़या उनकी ज़ाती चपकलिश की वजह से ना हुआ हो। तो इतनी आइडियल, इतना मजहबी मुल्क होने के बावजूद जिस तरीके से अक़लियतों को मजमूई तौर पर तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, तो वो तो डोनाल्ड ट्रंप की सोच इस वक्त बग़ैर किसी टाइम के ऐसे वक्त में हुई है जबकि मजहबी हमागी पाकिस्तान में पाई जाती है और अक़लियतों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। अब थोड़ी सी बात ये कर लें कि ये बेसिकली देखो ना, एक मशरूत कर दिया जाता है। आप एक हमारी मजहबी सोच पे वो कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हमें कह रहे हैं कि तालिबान के साथ हमारी मज़ाकरात में ज़रा हेल्प भी करें। तो डोनाल्ड ट्रंप की सोच को आप किस अंदाज में लेंगे। तो ये चीज़ देख लेना कि 1980 में प्रेसलर तरमीम आई तो उसको न्यूक्लियर प्रोग्राम से मशरूत कर दिया गया कि हम आप पे पाबंदियां लगा रहे हैं। फिर उसके बाद तालिबान की बारी आई तो फिर हमसे डील कर ली गई और वो पाबंदियां हटा ली गई कि अच्छा आप हमारे पार्टनर बन जाएं। सेम 80 की दहाई में भी ये हुआ कि आप पार्टनर बन गए तो आप पे पाबंदियां हट गई हैं। तो ये एक लंबी फहरिस्त है, अमेरिका टोटल मशरूत करता है। तो इस दफा तो अभी तो हम भी शायद IMF में जाने की बात हो रही है, बहुत ज्यादा वो हो रहा है, हो सकता है इसको आगे मशरूत ना कर दें उससे। क्वेटा से मुजीब साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मुझे बताइएगा क्या हालात है क्वेटा में, वहां पे अकलियतें जो हैं वो कितना मुतमईन है, खुश हैं, और पूरे बलूचिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो वहां पे मजमूई तौर पे क्या रुझान है अकलियतों के हवाले से।
इमरान, बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा मजहबी आज़ादी हासिल है अक़लियतों को, ख़ुसूसन यहाँ पे अक्सरियत हिंदू बरादरी की है। और अगर आप लसबेला से लें और फिर नीचे आ जाएं इस तरफ नसीराबाद, जाफराबाद, बाग, इसी तरह फिर कोयटा और दीगर इलाकों में कसीर तादाद में, और कहीं से भी कोई शिकायत नहीं मिलती इनकी को, और ना इनकी जानिब से कोई मसला ऐसा सामने लाया जाता है। मुकम्मल आज़ादी है इनकी, इबादत गाहें महफूज हैं, इनको मुकम्मल आने जाने की इजाज़त है। जिन दिनों में इनके त्यौहार होते हैं खसूसी सिक्योरिटी फराम की जाती है। इसी तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी की अब क्रिसमस आ रहा है तो उसके लिए खसूसी इंतजाम किए गए, सिक्योरिटी भी अपनी जगह पर है, और हर शोबा जिंदगी में उनको जो उनका हिस्सा है अक़लियतों का वो दिया जा रहा है, और उस हवाले से बहुत ज्यादा मुतमईन है। तो आपने बात की थी भारतीय मुदाखलत की, तो वो मुदाखलत बहरहाल यहाँ पे मौजूद है, और भारतीय मुदाखलत की वजह से इन अक़लियतों को भी खतरात लाक होते रहे हैं। और माजी में ऐसा हमने देखा है कि कई दफा ऐसे वाकयात हुए। एक दफा चर्च पे हमला हुआ जिसमें अफगानिस्तान से लोगों ने आके हमला किया, और बाद में ये चीज खुली कि वो भी भारत से ट्रेंड होके आए हुए थे। कहीं ना कहीं भारतीय मुदाखलत यहाँ पे नजर आती है। अगर अक़लियतों को यहाँ पे कोई खतरा महसूस किया जाता है उसके लिए तो वो भारतीय मुदाखलत से किया जाता है, क्योंकि दहशतगर्दी वहीं से आ रही है, और ये दहशतगर्दी वाया अफगानिस्तान आ रही है, जो यहाँ पे खसूसन अक़लियतों के लिए काफी मसला है। चाहे वो अक़लियतें हों या फिर यहाँ पे जो मुस्लिम उम्मा की मुख्तलिफ मकातिब फिक्र हैं, उनके लिए भी खतरात पैदा किए गए हैं। और जो कलरन तंजीमें हैं वो अफगानिस्तान से यहाँ के दहशतगर्द हमले भी करती हैं, और वहाँ पे भी उनको जो पुष्पनाई हासिल है अफगानिस्तान में वो भारत की है। ठीक है, और अलमिया यह है कि अमेरिका बहादुर को भारत और उसके करतूत नजर नहीं आ रहे, उसको कश्मीर में मजालिम नजर नहीं आ रहे, उसको कश्मीर में पैलेट गन्स जो है उनका इस्तेमाल नजर नहीं आ रहा, ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स जो है वो कश्मीर के हवाले से नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जाहिर है कि एक तरफा रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में जो है भारत का तस्करा तक नहीं है। प्रोग्राम जारी है, एक छोटा सा ब्रेक, और इस छोटे से ब्रेक के बाद हम बात करेंगे उस बेहतरीन और बर वक्त इंटरव्यू की जो कि हमारे वजीर खजाना असद उमर ने बीबीसी के प्रोग्राम हॉट टॉक को दिया, और उसमें यकीनी तौर से बाद हॉट टॉक उनसे की गई थी, बहुत सख्त सवाल किए गए थे, लेकिन असद उमर ने उनका बड़ा भरपूर जवाब दिया। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर का इंटरव्यू हॉट टॉक बीबीसी को दिया गया, जिसमें उनसे इंतहाई सख्त सवाल पूछे गए, और उन सख्त सवालों के इंतहाई करारे जवाब जो है वो असद उमर ने बतौर वज़ीर ख़ज़ाना दिए। अब इन जो बातें की गई उसमें चाहे सऊदी अरब से पाकिस्तान के ताल्लुकात हों, बेल आउट पैकेज के हवाले से तनकीद का निशाना बनाया गया, चीन के विजिट के हवाले से बात की गई, सीपैक के हवाले से बात की गई, और बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और बलूचिस्तान खुसूसन बलूचिस्तान की आवाम के हवाले से कि वो सीपैक का साथ देने के लिए तैयार नहीं है, ये बातें जो है वहां पे की गई, जिसका बहुत बर वक्त जो है जवाब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से दिया गया। मुजीब, जो इस वक्त आप बात कर रहे थे सीपैक के हवाले से, और वजीर खजाना को यह कहा गया कि सीपैक जो है वो बलूचिस्तान के अवाम को कबूल नहीं, और वहां पे जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं, सीपैक को रोकने की जो कार्रवाइयां हैं, वो बलूचिस्तान की आवाम जो है वो रिटेलिएशन में कर रही है, जिसके वजीर खजाना ने कहा कि ये कार्रवाइयां भारत से की जा रही हैं, वहां के दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान में आके सीपैक को सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं, और बलूचिस्तान की आवाम का जहां तक मामला है तो उनके मुंतखब करदा उनके मुंतखब करदा चीफ मिनिस्टर हैं वो दौरे चीन में साथ गए थे, और वहां जाके सीपैक के जब उन्होंने प्रोजेक्ट्स को देखा और उसके ऊपर ब्रीफिंग देखी तो उन्होंने कहा, उनकी ख्वाहिश थी कि बलूचिस्तान की आवाम के लिए सीपैक में और उसका किरदार बढ़ाया जाए। तो ग्राउंड रियलिटी क्या है, बलूचिस्तान की आवाम किस तरह से देख रही है सीपैक को? अली इमरान, ऐसा है कि बलूचिस्तान की आवाम तो बहुत मुस्बत इरादे और तजावीज़ रखते हैं सीपैक के हवाले से, और वो इसको अपना मुस्तकबिल तस्वर करते हैं। इस हवाले से उनका ये मौक़िफ़ रहा है कि उनको उनके हकूक़ मिलने चाहिए, और जो तरक्याती मंसूबे सीपैक के हैं वो बलूचिस्तान में भी शुरू होने चाहिए। इंटरनल मामलात पे तो इख्तलाफात ज़रूर हो सकते हैं कि मगरबी रूट तामीर नहीं हुआ, इस पर लोग बातें करते हैं, लेकिन इसके खिलाफ कोई नहीं है। इस सीपैक के खिलाफ अवाम हरगिज नहीं है। कुछ पॉकेट्स हैं जहां से दहशतगर्दी की हवा चलती है, और ये हवा चलती है अफगानिस्तान से ही।
ये रास्ता वहीं से इख्तियार किया जाता है। सीपैक पे अगर आप देखें तो जो अलहदगी पसंद तंजीमें इस हवाले से मुतज़ाद बयानात देती हैं या उनकी कोशिश होती है कि वो दहशतगर्दी करें, तरक्याती मंसूबे सबूताज करें, उनके कहीं ना कहीं ताने बाने इंडिया के साथ मिलते हैं। और ये तंजीमें अफगानिस्तान में भी मौजूद हैं, इनके बाकायदा कैंप मौजूद हैं जहाँ दहशतगर्दों को तरबियत दी जाती है। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा फैक्टर है वो कलअदम तंजीम है दाइश और उसके हवारी जो यहाँ पे दहशतगर्दी फैलाते हैं, इनकी भी पुष्ट बनाई अफगानिस्तान के रास्ते भारत ही कर रहा होता है। तो अगर आप ये देखें कि बैरूनी मुदाखलत के जरिए सीपैक को नाकाम करने की कोशिश जरूर की जा रही है और इसमें कहीं ना कहीं हाथ आपको अमेरिका का भी नजर आएगा क्योंकि उसने खामोशी इख्तियार कर रखी है। उसके भी मुफाद में ये हरगिज़ नहीं है कि सीपैक बने। बिल्कुल। तारिक चौधरी साहब, बलूचिस्तान की इस वक्त बात हो रही है, आज असेंबली इजलास में अख्तर मेंगल साहब भी आए, क्या रहा उनका, क्या मौक़िफ़ रहा अख्तर मेंगल साहब का? आज बड़ी धुआंधार तकरीर आज उन्होंने की थी। देखिए, अख्तर मेंगल साहब का जो मौक़िफ़ है वो तो उस वक्त से बिल्कुल वाज़ेह है जब ये इंतखाबात हुए थे और उनकी जमात जो है और वो खुद पहली दफ़ा कौमी असम्बली में आए। उस वक्त उनकी जो पार्टी है उसके साथ जो हुकूमत वक्त का एक फार्मूला तय हुआ था उसमें काफ़ी सारे नुकात शामिल थे और उन्होंने जो सपोर्ट की थी हुकूमत की, अगर वो सपोर्ट ना करते तो मेरा ख्याल शायद जो पीटीआई की हुकूमत है वो कायम ना होती, क्योंकि आपको पता है कि 6 या 7 वोटों से उनकी हुकूमत कायम है, जिसमें उनकी जमात के वोट भी शामिल हैं। बहरहाल उस वक्त जो फार्मूला तय हुआ था, जहांगीर तरीन साहब उसमें शामिल थे, शामिल कुरैशी साहब शामिल थे और उसके अलावा जो बीएनपी जो अख्तर मेंगल साहब की पार्टी है उसकी नुमाइंदगी उन्होंने खुद की थी, उनके साथ उनके कुछ सेनेटर एक थे और कुछ और लोग थे। तो उनका जो सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के अलावा मिसिंग पर्सन का मामला था। तो वो ये मामला बार बार उठाते हैं और उनका ये कहना है कि उनके साथ जो बातचीत हुई थी उसके हवाले से उसको आगे बढ़ाया जाए। अब पिछले दिनों ये बात जब एक मीडिया पर्सन से मिले थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कोशिश की कि बहुत हाई लेवल पर अख्तर मेंगल साहब के साथ मुलाकात हो। उन्होंने जो आर्मी चीफ साहब का जिक्र किया था कि उनकी कोशिश थी कि उनके साथ मुलाकात हो, वो मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद अख्तर मेंगल साहब ने वजाहत भी की है। तो मेरा ख्याल है कि उनके जो मुतालबात हैं, उनके साथ जो शराइत तय हुई थी, हुकूमत वक्त को उनको सुनना चाहिए और सुन के उनमें से जो भी मुतालबात जो आईने पाकिस्तान के साथ और कानून के तहत जायज़ मुतालबात हों उनको सुनना चाहिए और सुनकर उन पर अमल दरामद करना चाहिए, उनका हल करना चाहिए। अच्छा, रफत सईद साहब, जो इस वक्त बात हुई भारतीय मुदाखलत की बलूचिस्तान के हवाले से, वहाँ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के हवाले से, वो वहीं तक लिमिटेड नहीं रहे। कराची में भी बड़ा उन्होंने गजब ढाया, यहाँ पे भी उन्होंने बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की हैं। लेकिन अब जिस तवातुर से पाकिस्तानी हुकूमत जो है जवाब दे रही है, चाहे वो असद उमर हो या और फोरम पे हो या प्राइम मिनिस्टर का वाशिंगटन पोस्ट को दिया गया इंटरव्यू हो, तो आप समझते हैं कि अब रियासत पाकिस्तान वो कुव्वत पकड़ रही है कि इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल फोरम्स पर बबांगे दोहल हम अपने दुश्मनों का नाम ले सके? देखें, ये मैंने आपसे पहले भी कहा था, एक पहली मर्तबा इस तरह का हो रहा है कि इसकी इन बातों के अब जवाब दिए जा रहे हैं, गो कि वो अंदरून खाना किसी भी उस मामले में फैसला ना कर सकते हो, लेकिन इस मामले में राय जो है ना वो दो नहीं है और भरपूर तरीके से जवाब दिया है। जहाँ तक रही भारत की बात, तो कुलभूषण यादव के बाद तो बहुत क्लियर हो गई है बात, वो पूरा नेटवर्क तकरीबन पकड़ा जा चुका है, उसके मुतालिक सारी तफसीलात आ चुकी हैं और उसके बाद आपने एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क देखा होगा कि कराची में अमन कायम हुआ है। लेकिन जब बात ये हो रही है कि जब मंजूर पश्तीन को माफ़ी देने की बात हो रही है, जब बलूचिस्तान के लोगों को गले लगाने की बात हो रही है, तो यकीनन जो इमरान खान वज़ीर आज़म हैं, उनकी इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी इस किस्म का कोई मुतालबा कर सकती है। लिहाजा इसमें भी सोच विचार से काम लेना होगा, जज्बातियत से मसले हल नहीं होते कि मुशीर दाखिला जो हैं, जो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने एकदम एक बात कह दी कि वो उनको भी गले लगाने को तैयार हैं। हर मामला मुख्तलिफ है, बलोचों का मामला मुख्तलिफ है और मंजूर पश्तीन का मामला मुख्तलिफ है और MQM के मामला मुख्तलिफ है। लिहाजा हर मामले को अलहदा अलहदा तनाजुर में देखना होगा, उसके बाद ही ये बेहतरी आएगी। लेकिन भारत की जो मुदाखलत थी कराची में, वो आपने देख लिया, इस नेटवर्क के पकड़े जाने के बाद कराची में अमन कायम हुआ है, जिसका बरमला सब एतराफ़ भी करते हैं। छोटे मोटे वाक़यात अपनी जगह पर हैं, लेकिन दहशतगर्दी के जो वाक़यात थे वो
कराची में खासा काबू पाया गया है, रोका गया है। इसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने जो किरदार अदा किया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। मगर इस सब के बावजूद बलूचिस्तान के मसले को ख़ास तौर से एड्रेस करना होगा। अख्तर मेंगल गो के हुकूमत के साथ हैं, लेकिन उनके रवैये से, उनकी गुफ्तगू से बात वाज़ेह हो रही है कि वो खुश नहीं हैं और यकीनन इसके लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है, कोशिश कर रही है कि आर्मी चीफ से मुलाकात वाला मामला, लेकिन ये इतना सादा और सीधा मामला नहीं है कि उनकी एक मुलाकात के बाद ये मसला हल हो जाएगा। इसमें और बहुत सारे काम करने होंगे। ठीक है, फरजान अली, ये इस वक्त जो बात की मंजूर पश्तीन को झप्पी पाने वाली शहरियार आफरीदी की जानिब से, क्या मामला इतने आसान है, इतने आसानी से हो जाएगा? क्योंकि DGI SPR ने कहा कि वो जो लाइन है वो क्रॉस कर रहे हैं और जाहिर के हेट स्पीच पे, जैसे अभी यहाँ पे रफत सईद ने भी कहा कि फिर वो कराची से MKM के भी जो है वो मुतालबात आ सकते हैं। आप समझती हैं कि ऐसा मुमकिन होगा, इतना आसान होगा मंजूर पश्तीन वाले मामले पर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी दिनों पहले DGI SPR का जो बयान आपने हवाला दिया और अभी शहरियार आफरीदी उन्हें गले लगाने की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं वो कैरेट और स्टिक वाला कोई मामला ना हो, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वाकई उनको गले लगाना चाहिए क्योंकि वो हमारे अपने ही हैं। अब आप देखिए कि अभी तक हम जब बात करते हैं इंज़माम की, क्योंकि मैं तो उन इलाकों में रही भी हूँ और मैं उन इलाकों में जाती भी हूँ, उन इलाकों के लोग हमारे पास भी आते हैं, उनके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। मैं फाटा के अजला की बात कर रही हूँ। वहाँ पे जो कुछ हुआ, जो गेमें हमने खेली, चाहे वो 80 की दिहाई में थी या फिर 9/11 के बाद था, हमने तबाही तो एक मचाई है। हमने लोगों को तबाह किया, उनके घर बर्बाद किए, हमने उनको पहले मुजाहिद बनाया, फिर उसके बाद हमने उनको तालिब बना दिया, फिर हमने उसको दहशतगर्द बना दिया। तो उनके ग्रीवियंसेस तो हैं, तो गले तो लगाना बनता है रियासत का कि उनको गले लगाना चाहिए और उनके जो, जैसा कि कहा गया कि उनके जो जायज़ मुतालबात हैं, और अब तक मैंने जो सुने हैं वो उनके जायज़ ही मुतालबात है। उन्होंने कोई कानून से बालातर होकर बात नहीं की है। अगर वो अपने मिसिंग पर्सन मांग रहे हैं तो बता देना चाहिए कि वो कहाँ हैं। अगर वो तालिबान के पास चले गए हैं तो भी पता होना चाहिए, अगर वो खुदा न खास्ता जिंदा नहीं है तो भी पता होना चाहिए, अगर वो इंटरम सेंटर्स में है तो भी पता होना चाहिए। तो इस मसले का हल निकालना चाहिए। फिर इसके साथ वो चेक पोस्टों का मसला था, कहा गया कि हमने बहुत ज़्यादा हल कर दिया, लेकिन मैं माजरत के साथ यहाँ पर कहूँगी कि मुझे भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं वज़ीरिस्तान में जाके रिपोर्टिंग कर सकूँ, मैं कुरम एजेंसी में जाके रिपोर्टिंग कर सकूँ, कुरम एजेंसी के बिल्कुल दरवाजे पे जाके मुझे वापस आना पड़ा। इवन कि परसों मैं मोमंद एजेंसी जाना चाहती थी, वहाँ भी मैं नहीं जा सकी, मैं सिर्फ खैबर जा सकती हूँ। तो जब आप देखें कि मैं नहीं जा सकती तो फिर उनका क्या होगा? तो हमें उन्हें गले ज़रूर लगाना चाहिए, वो हमारे अपने हैं। ये जो बार बार बात हो रही है कि बलूचिस्तान में इंडियन जो मदाखलत है, यही मदाखलत जो थी सिर्फ इंडिया की नहीं और भी बहुत सारे मुल्कों की हमारे ट्राइबल रीजन में भी रही है, जो आप ट्राइबल अजला बन गए, वो खैबर पख्तूनख्वा में भी रही है, वो सवात में भी रही है, हमें साफ दिख रहा था। लेकिन असल में इशू ये है कि आप अपने लोगों को, जो उनकी नाराजगियां हैं, उनको ख़त्म करें, उन्हें सच्चे दिल से अपने गले से लगाएं और ये जो मसला है इसको ख़त्म करें। तो दुश्मन की मजाल ही नहीं है कि वो हमारे जो सिक्योरिटी हसार अब बन चुका है, मैं भी देखती हूँ बहुत सख्त किस्म का है, उसको वो पार कर सके या यहाँ पे कोई अपनी मनमानी कर सके। अब मामला बहुत आगे निकल आए हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें यह भी देखना होगा कि जो नाराजगियां हैं उनको सच्चे दिल से और पूरी नीयत के साथ, विल के साथ हमने कैसे ठीक करना है। क्योंकि मैं आखिर में, आपके पास यकीनन टाइम कम है इमरान, लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए हमने इंज़माम की बात कर ली, आज मैं आपको बताऊं, शायद आपको पता नहीं पता हो या ना हो, मैंने कुछ दिन पहले रिपोर्ट भी बनाई है। अब जो कबायली अजला हैं, आज महीना 2 महीने हो गए, वहां पर कोई कानून नहीं है। FCR था, हमने इंज़माम किया, हमने IGR किया, IGR को हाई कोर्ट ने 1 महीना पहले मुअत्तल कर लिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चली गई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नहीं, अभी IGR ही रहने दें। आज एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई,
लेकिन बहुत ही मैं मायूसी के अंदाज में ये बात कर रही हूँ कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे जो ट्राइबल अजला हैं उसमें कोई कानून नहीं है। वो आज भी आईन, वो कहते हैं ना बेआईन सरजमीन है, वहां पे अभी भी कोई कानून नहीं है, वहां कोई शनाख्ती कार्ड नहीं बना सकता, वहां एडमिनिस्ट्रेशन भी बेबस है और यहाँ पे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अमलदारी है वो भी अभी तक नहीं हो इमरान, एक बात कहूंगा मैं, गले लगने को तो बहुत सारे लोग, फरजाना ने एक गले लगाने की बात, तो गले लगाने की बात तो कई तरफ से हो रही, तो मेरे ख्याल में तो फिर सबको ही गले लगाया जाए ना एक साथ। वो जाहिर है कि फिर उसमें हैं उनको जरूर लगाना चाहिए, नहीं तो फिर यही मतलब अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन अपना है कौन अपना नहीं है? बात तो फिर बहस ये है कि कौन अपना है और कौन अपना नहीं है, कौन सन ऑफ सॉइल है कौन सन ऑफ सॉइल नहीं है। पाकिस्तानी, अगर उसके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है और वो पाकिस्तान का हिस्सा है और वो पाकिस्तान का शहरी है तो वो पाकिस्तानी है। अब वो दुश्मन के हत्थे कैसे चढ़ा, दुश्मन ने उससे कैसे इस्तेमाल किया, इसका तो हमें हल निकालना है ना। अनवार साहब आपकी तरफ आते हैं, आपकी तरफ आते हैं। ये जो अप्रोच है इस वक्त, इस अप्रोच के हवाले से मैं जानना चाहूंगा, फिर ज़ाहिर है कि असद उमर के इंटरव्यू के और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन पहले इस कंसल्टेशन की अप्रोच के ऊपर मैं जानना चाहूंगा मंजूर पश्तीन के हवाले से। देखें कि पाकिस्तान का शहरी होने का ये मतलब नहीं है कि वो जो करता फिरे। पाकिस्तान के शहरी तो बैतुल्ला महसूद और हकीमुल्लाह महसूद भी थे, ये कोई जवाज नहीं है। पहली बात ये है कि इस वक्त फौज और सिविल गवर्नमेंट इस हसास इशू, लेकिन आप ये भी देखें हाशमी साहब के बैतुल्ला महसूद कैसे बना। हाशमी साहब जरा आपकी तरफ आते हैं, आप जरा बिल्कुल अपनी बात कंप्लीट करें जी। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि बैतुल्ला महसूद और हकीमुल्लाह महसूद इस नहज पर पहुंचा कैसे, उसके पीछे कौन था और फिर कैसे वो सारा कुछ हुआ। देखिए बहुत सारी हकीकतें हैं जिन्हें हमें समझना है। देखिए पहली बात ये है कि यकीनन अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर फौज ने और उस सिविलियन गवर्नमेंट ने एक हसास इशू को, जिसके कई मामलात वो पब्लिक को नहीं बता सकते कि वो किन के हाथों में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसको बहुत जल्दी और टाइम पे एड्रेस किया जा रहा है। मसलन ISPR ने भी यही कहा है कि हम इनके तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करने जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद अगर वो लाइन क्रॉस होगी तो फिर रियासत अपनी रेट कायम करेगी। अब इस जो एड्रेस किया जा रहा है ये अमल दरामद कराना है सिविलियन गवर्नमेंट ने, जिसके लिए शहरयार अफरीदी ने एक मैसेज दिया है कि हम उनको गले लगाएंगे। गले लगाने का मतलब यही है कि हम उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे, और एंड पे शहरयार अफरीदी ने भी यही कहा है कि इसके बाद अगर कोई आइन की या रियासत की रेट को चैलेंज करेगा तो फिर उसको उस अंदाज में निपटा जाएगा। अब ये इस अंदाज में निपटने का यही फायदा होगा कि पुरानी रविश जो है वो तर्क की जा रही है कि दीवार से लगा दिया जाता था लेकिन उनको एड्रेस नहीं किया जाता था, जिसके बाद वो लोग पैदा हुए जो कि फरजाना कह रही है, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। क्योंकि अब आप देखें ना कि आप खुद कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में हर किस्म के शवायद, बलूचिस्तान के शहरी क्यों चाहेंगे कि उनकी इक्तिसादी तरक्की ना हो, CPEC ना बने या गवादर ना बने। असद उमर ने बिल्कुल सही एड्रेस किया है, कलभूषण की पूरी बातचीत बताई है कि वो बलूचिस्तान में क्या करने जा रहा था। उसके बाद ये जो कराची में वाकया पेश आया चीनी कौंसलेट पे, तो आपको पता है कि मास्टरमाइंड में से एक जो है वो इंडिया में बैठा हुआ है, और उसकी वीडियो चंद दिन पहले इंडिया के मीडिया ने जारी की थी, बलूचिस्तान की किसी पहाड़ियों में रिकॉर्ड की गई थी, और वो पहले कह चुका है कि हम चाइनियों को टारगेट करेंगे। आप बताओ कि बलूचिस्तान का शहरी चाइनियों को क्यों टारगेट करेगा? चाइना ने कोई बलूचिस्तान पे कब्जा किया, तो वही ट्रैक है भारत की और वो वेस्ट ममालिक की है। और आखिरी बात करूंगा जो हमारी इक्तिसादी तरक्की के खिलाफ है, आखिरी बात कि अभी चंद रोज पहले लंदन में एक मुजाहरा बड़ा अजीब व गरीब हुआ है। उर्दू बोलने वाले शहरी जो है वो मुजाहरा कर रहे हैं और पाकिस्तान में डेमो के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। तो मीडिया ने जाके उनको एक्सपोज किया कि आप कौन लोग हैं। उन्होंने बताया कि हम हैं तो हिंदू शहरी, मगर हमारे आबाओ अजदाद कभी सिंध में रहा करते थे, इसलिए हम डेमो की मुखालफत कर रहे हैं। तो अब आप बताएं किस किस महाज पे पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की के खिलाफ साजिश हो रही है और प्लान हो रही है। तो इस अंदाज में अगर गवर्नमेंट और फौज अब उन अनासिर को अच्छे अंदाज में डील कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशाइंद बात है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है कि अगर इस चीज को इस तरह से एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। इमरान सुल्तान अगर जी तारिक साहब बोलिए। ये चूंकि मौजूद चल रहा है, देखिए मुझे जो DG/ISPR ने जो कुछ कहा और जो शहरयार अफरीदी ने जो कुछ कहा, मुझे उसमें कोई तजाद नजर नहीं आता। इसलिए नजर नहीं आता कि DG/ISPR साहब ने भी कहा कि उनके जो है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के कोई तालुबात थे, उन मुतालबात को सुना गया, उन पर मजम्मत किया गया।
लेकिन अगर कोई पाकिस्तान का शहरी जो है अपने मुतालबात मनवाने के लिए रेड लाइन अबूर करे तो फिर तो जाहिर है कोई भी हो, मैं हूं, आप हो, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। लेकिन मैं ये कहता हूं और ये सबका ये कहना है और शहरियार अफरीदी ने भी यही कहा कि अगर कोई शख्स अपने मुतालबे, अगर कोई तंजीम, कोई शहरी अपने मुतालबे पाकिस्तान के आइन के तहत, आइन के दायरे में रहकर लेके आए तो बिल्कुल सुनने चाहिए। अगर कोई अपने आप को पाकिस्तान के कानून का ताबे समझता है और ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, उसका एहतराम करना चाहिए और उसकी बात सुनी जानी चाहिए। लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं ऐसे तरीके से मुतालबा मनवाऊंगा, वो कोई भी हो सकता है, मैं पश्तून तफज़ मूवमेंट की बात नहीं कर रहा, जो बंदूक उठा के बात करे, जो कि गोली की ज़बान में बात करे, जो कि अपने मुतालबात को आइनी तरीक़ेकार के बजाय गैर आइनी तरीके से मनाने की कोशिश करे, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। और जो शहरी पाकिस्तान के आइन को मानता है, जो कानून को मानता है, उसका ताबे है, उसको गले लगाना चाहिए। इस बात में, दोनों की बातों में मुझे तो कोई तजाद नजर नहीं आता। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है। ब्रेक के बाद भी नाज़रीन असद उमर का जो इंटरव्यू खदोखाल हम जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे और कितना खुल के उन्होंने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। और मैं अपने पैनल को ये पहले बताता चलूं कि अब सिर्फ 5 मिनट हैं, उसमें कोशिश ये है कि हर हमारे जो पैनलिस्ट है वो एक एक मिनट में अपनी बात कंप्लीट करे। इस वक्त सऊदी अरब के विजिट के हवाले को जो वेस्ट ने, जो बीबीसी का ये इंटरव्यू था, उसमें ये कहा गया कि एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया जो है वो सऊदी अरब के हवाले से एक मनफी जो है वो लेकर चल रही थी, जमाल खाशोगी के हवाले से पाकिस्तान वहां पर पहुंचा। उन्होंने बाकायदा ये कहा कि शर्म का मुकाम होना चाहिए था पाकिस्तान के लिए, जिसके जवाब में असद उमर ने कहा कि शर्म का मुकाम उस वेस्टर्न लीडरशिप के लिए होना चाहिए जो जमहूरियत की बात करते हैं, जो आजादी की बात करते हैं और फिर उन्हीं सऊदी पॉकेट्स में जाते हैं, अरबों डॉलर्स के उनके साथ ट्रेड करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए शर्म का मुकाम होना चाहिए जो बबांगे दोहल सऊदी अरब से अरबों डॉलर के बिजनेस की बात करते हैं। रफत सईद, ये मीडिया जो है इतना अगेंस्ट है पाकिस्तान के। देखिए, खास माइंडसेट के लोग वहां पर बैठे हुए हैं, उन्हें एंटी पाकिस्तान चीजें बहुत पसंद आती हैं। आप जितना पाकिस्तान के हवाले से मनफी बात करेंगे वो उतनी ही जल्दी स्टोरी सेल होगी वहां पर। ये एक बदकिस्मती की बात है, अफगान वॉर से आप देखते चले आ रहे हैं। फिर आपने देखा कि आप मजहबी इंतहा पसंदी के हवाले से स्टोरी पिच करें, वो वह बहुत जल्दी सेल होती है। तो मेरे ख्याल में उनका एक माइंडसेट है, अपने मकसद और अपने मतलब की जो चीज़ होती है वो उन्हें सूट करती है। और इस्लाम, पाकिस्तान, फौज, इसको अगर आप टारगेट और हदफ करें तो वो स्टोरी बहुत अच्छी मानी जाती है। उसे आज़ादी कहा जाता है, आज़ादी सहाफ़त कहा जाता है। और मेरे ख्याल में ऐसे लोग हमारे यहाँ भी कम नहीं है, पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं कि जो इस किस्म की चीज़ें करते हैं और जब वो उनका बस नहीं चलता तो वो सोशल मीडिया पर आकर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। और लेकिन बाहर उनको बहुत पजीराई मिलती है, उन्हें ही दानिश्वर तस्वुर किया जाता है, उन्हें ही बेहतरीन सहाफ़ी करार दिया जाता है। जी ठीक है, मुजीब साहब क्या कहेंगे इस तरीके से? और ज़ाहिर है कि असद उमर साहब का जो जवाब था और सिफारतकारी का जो मामलात हैं, कितने भरपूर पाकिस्तान को इस वक्त कोशिश है कि इस तरह की सिफारतकारी हो या अपना जो मौक़िफ़ है वो भरपूर तरीके से पेश किया जा सके? जी इमरान, पहली मरतबा ये देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से खुलकर बात की जा रही है, भारतीय मुदाखलत के हवाले से हो या और मामलात हों जो अमेरिका से रिलेटेड हैं। असद उमर ने अवाम के दिल की आवाज़ जो है वो बयान की है और ये हार्ड टॉक में पहली दफ़ा देखने में आया है कि खुलकर, चाहे वो कुलभूषण का जिक्र हो, भारतीय मुदाखलत का हो, अमेरिका के किरदार का हो, इस हवाले से बात की गई है। और इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी आवाज़ उठाते रहे। पहला मौका है कि इस तरह हो रहा है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। सिफारती सतह पर भी ये देखने में नहीं आया, ढकी छुपी अल्फाज में डोजियर एक्सचेंज हो गए, मामला खुल के सामने नहीं आते थे, अब चीजें खुल के सामने आने लगी हैं। मुदाखलत भी पता चल रही है, दहशतगर्दों की पोस्ट पनाही करने वाले भी पता चल रहे हैं। फरजाना, क्या कहेंगी आप? कितना बड़ा चेंज है ये पाकिस्तान की क़यादत में? इस माजी में इस तरह की मिसालें मिली हैं, चाहे वो सिफारतकारी के मामलात हों या टॉप लीडरशिप हो? जी मैं तो बहुत मुतमईन हूँ और इस हवाले से जो उन्होंने बात कही बड़ा अच्छा है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग और ट्राइबल रीजन के लोग तो 80 की दहाई से ये
कह रहे हैं कि अमेरिका बहादुर को नुकेल डाले, मत उनके वो रियाया बने। वो जो कहते रहे हम करते रहे, और फिर बैतुल्लाह मसूद भी पैदा हुआ। फिर आपने देखा कि शहजादा ने, जो सऊदी अरब का शहजादा था, उसने भी कहा कि भाई मुझे किसने वहाबिज़म फैलाने के लिए कहा था, हम तो सारे उसी के डसे हुए हैं। आज अगर उसको जवाब दिया गया तो बहुत अच्छा किया गया, और ये बहुत अच्छी इब्तदा है। अगर ये हम 80 से कर लेते तो मेरा ख्याल में आज हम ये रोने ना रो रहे होते, ना मंजूर पश्तीन होता, ना बलोचिस्तान में ऐसा होता। तारिक चौधरी साहब, जो कंसर्न्स थे अमेरिका के IMF के हवाले से, उस पर भी उन्होंने कहा कि इससे पहले तो कभी अमेरिका ने इन चीज़ों का इजहार नहीं किया, कभी चीज़ें नहीं पूछी। 18 प्रोग्राम हम IMF में गए, इससे पहले तो कभी याद नहीं आया अमेरिका को यह सारी चीज़ें। तो मजमूई तौर पर आप क्या देखते हैं इस वक्त जो हुकूमत की लाइन है, जो पिच है, वो कैसी है? देखिए, मैंने प्रोग्राम के शुरू में अर्ज किया था कि जो मुख्तलिफ मौके हैं, जो सर्कमस्टांसेज हैं, जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, जो मुख्तलिफ चार्टर हैं, अमेरिका उनको यूज़ करता है अपने मकासद के लिए ख़ास मौके पर। अब चूँकि उनको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान ने IMF के पास जाना है और पाकिस्तान उनसे नेगोशिएट कर रहा है, तो जाहिर है वो बिहाइंड द सीन रहकर IMF पर भी दबाव डाल रहे हैं ताकि पाकिस्तान को मजबूर किया जाए वो ऐसी शायद माने जो जिससे पहले अमेरिका को मुतमईन किया जा सके। ये जो चीन के कर्ज वाली बात होती है बार बार, पहले ये बात दबे लफ्ज़ों में होती थी। आप जैसे जो लोग जो सीनियर हैं, जो इस प्रोसेस को समझते हैं, वो कहते थे कि शायद चीन के कर्जों की बात हो रही है। लेकिन फिर उसके बाद जब IMF से हमारा जो पिछले दिनों नेगोशिएशन हुई थी, उसके बाद ये बात खुलकर सामने आ गई कि वो वाकई कह रहे हैं कि वो जो CPEC पे हमारे एग्रीमेंट्स हैं उनको मंज़िल-ए-आम पर लाया जाए। कहीं हम जो पाकिस्तान जो IMF से पैसा लेंगे वो चीन के लिए तो इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये सारी बातें वो करते हैं। आज असद उमर साहब ने उनको बताया कि भाई आप खुद इस बात पे पहले परेशान हो कि अमेरिका ने चीन के कितने पैसे देने हैं। 15 या 12 खरब डॉलर जो है उसका मकरूज है। तो अमेरिका कोशिश करता है, और अमेरिका के फिर जो उसके जो पपेट उसका जो मीडिया है वो भी अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान को ऐसे मामला कोशिश करता है, मामले पे, कभी अकलीतों के मामले पे और कभी किसी और मामले पे। मैं हाशमी साहब की तरफ जाना चाहूंगा। ये जो तब्दीली है आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान में? मैं समझता हूँ कि खारजी महाज पे बहुत अच्छा जो है मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है। मसलन 2017 में सऊदी अरब गए तो वाजे कर दिया कि मैं हुकूमत चला ही नहीं सकता, मुझे लाखों अफराद बेरोज़गार करने पड़ेंगे, मेरी मईशत डूबी हुई है, मैं हर किस्म की आपको सपोर्ट करूँगा। तो तारीख का सबसे बड़ी इमदाद लेके आए $350 बिलियन सऊदी अरब से। तो उस वक्त इनको कोई शर्म नहीं आई। इतनी बड़ी सुपर पावर को इमदाद की जरूरत हुई है। तो इस तरह पाकिस्तान पे तनकीद करना मैं समझता हूँ बिलाजवाज है, और असद उमर वगैरह इसका बहुत अच्छा जवाब दे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे पूरा पैनल ब्यूरो चीफ क्वेटा मुजीब अहमद थे, फरजाना अली थी, अनवार हाशमी, रफत सईद और तारिक। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अब खत्म। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।